इसमें से मार्क्स इतने निकाल लो कि सेक्शनल निकल जाए, बात खत्म। इन 18 से 19 डेज में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को लेके चल रहे हैं, या फिर हम क्लासेस छोड़ के केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए केवल एक ही सोर्स पे रिलाई कभी मत करना, मतलब मॉक टेस्ट देने का फिर उसको एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। केसेट मुझसे बनी थी, बार लाइन ग्राफ बन गया था। 817 हो रहे हैं और जस्ट मैं अभी इस टाइमर को स्टार्ट करूंगा। यहाँ रिटेन करने वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। इसमें ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन रहते हैं और उसको मैं टाइमर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। ऑर्डर रैंकिंग सॉरी मुझे बनती नहीं है बिल्कुल। भाई मैं शुरुआत करूंगा एकदम इजी लेवल से, क्योंकि मेरे को एकदम एग्जाम पैटर्न पे नहीं जाना, पता चला वहां से मेरी एकदम खाल उधेड़ दी। इसमें भाई कांड क्या हुआ, इसमें रीजनिंग जैसे मैंने खोला तो एक सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें कि वेरिएबल के साथ था और क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा है। रीजन ये वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं, इसलिए नहीं बन रहा है। एक क्लास में 5 से 6 बार जब हो गए तो 2 क्लासेस करूंगा और 2 कंडीशन सेम पैटर्न पे बना रहा हूं, मतलब कि सेम ही कंडीशन एट द एंड जब रिवीजन करने बैठेगा मेंस के टाइम में तो आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी, आपकी सेटिंग ही बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई व्लॉग में। आज है 4 अगस्त और आज मैं शूट कर रहा हूँ एक लॉन्ग व्लॉग अपनी स्टडीज का। काफी टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद आ रहा है। और इस व्लॉग को लाने का सबसे बड़ा मेरा रीजन ये था, अगर आप आईपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हो और आपका एसबीआई का एग्जाम अच्छा नहीं गया या फिर अच्छा भी चला गया, तो आप प्रॉपर किस तरीके से अपनी इस प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हो। आज हम 4 अगस्त पे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 18 से 19 डेज बचे हुए हैं। इन 18 से 19 डेज में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं, किन किन चीजों में हम काम कर रहे हैं, क्या हम क्लासेस देख रहे हैं या फिर हम क्लासेस छोड़ के केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मॉक टेस्ट किस तरीके से दे रहे हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद फिर उसको एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारे कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में डेफिनेटली चल रहे होंगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो आज आप मेरा पूरा ब्लॉग देख के ये चीज समझ जाओगे कि हाँ भाई किस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ और आपको अपनी किन किन कमियों पर काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ब्लॉग देख के ये समझ जाओगे कि भाई आपको सेम ऐसे करना है या फिर आपको कैसे करना है, आपको इतना समझ आएगा कि आपको करना किस तरीके से है। तो इसीलिए इस ब्लॉग को एंड तक देखना जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो करना लाइक और फोन को कर लो लैंडस्केप मोड में। चलिए फिर शुरू करते हैं, बाकी की बातें हम लोग करेंगे व्लॉग में, ठीक है। और अभी अगर टाइम की बात करी जाए तो टाइम आप देख सकते हैं, देखो 8:17 हो रहे हैं और जस्ट मैं अभी इस टाइमर को स्टार्ट करूंगा यहाँ से। और तो इसी के साथ मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना दी है, इस टू डू लिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ सबसे पहले हम करंट अफेयर्स लेके बैठते हैं। आपको अच्छे से बताया कि मैं अपने डे की स्टार्टिंग ही है जो है वो हमेशा करंट अफेयर्स और एडिटोरियल से ही करता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश होता है और मुझे उस टाइम पे रिटेन करने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है, आप हो सकता है आप क्वांट से स्टार्ट कर सकते हो, आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, आप इंग्लिश से स्टार्ट करते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए फिर करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोगों ने करंट अफेयर्स से करी और आपको पता है करंट अफेयर्स तो मैं आशीष सर से ही करता हूँ। और आशीष सर से करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो ना रिवीजन बहुत अच्छे से कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और भी जो फैकल्टीज़ है वो नहीं कराते हैं, बट काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हैं जो इतने अच्छे से रिवीजन नहीं कराते हैं। बस यही एक मेरा पॉइंट है कि मैं आशीष सर से करंट अफेयर्स करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए केवल एक ही सोर्स पे रिलाई कभी मत करना, मतलब कि केवल वीडियो सोर्स पे मत करना। हमेशा एक पीडीएफ सोर्स लेके चलना, जैसे कि मैं पीडीएफ सोर्स स्मार्ट कीटा लेके चलता हूँ और सीए मॉक ड्रिल लेके चलता हूँ। रीज़न ये है कि देखो, जो ये करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये वीडियो लेक्चर से जितना समझ में आते हो तो ठीक है, बट वीडियो लेक्चर के बाद आपको एक पीडीएफ की नीड होती है, उसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। इसी के साथ अब बात करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल आपको पता है अनुभव सर से मैं करता था, बट अब सर ने तभी ठीक नहीं है तो वो आते नहीं है, इसीलिए फिर मैं निमिषा मैम पे शिफ्ट हो गया हूँ और एडिटोरियल कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि जस्ट अभी सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास उठाई थी और करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल कर लिया था। दो चीजें मैं सबसे पहले कर लेता हूँ मॉर्निंग में। इनका मैंने टाइम फिक्स कर रखा है कि भाई इनको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इनको खत्म कर दूं। अब इन दोनों को खत्म करने के बाद अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि अब वो मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिस में भी सबसे पहले उठाते हैं क्वांट और क्वांट्स की पीडीएफ सॉल्व करते हैं। पीडीएफ में ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन रहते हैं और उसको मैं टाइमर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस पीडीएफ को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर उसमें बताता भी हूँ कि उस पीडीएफ में कौन कौन से टाइप्स के कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी के साथ फिर उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करूंगा। अभी टारगेट ये है कि डेली 2 पीडीएफ सॉल्व करूँ, जिससे ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन सॉल्व करूँ। बट देखते हैं जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और साथ के साथ स्टॉप वॉच आज चली रही है, आज देखते हैं ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में कितना टाइम निकलता है। तो सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आज मैंने प्रैक्टिस करे। इसी के साथ मैंने अपने एसबीपीओ का एनालिसिस भी करा था, जिसमें कि मैंने कुछ चीजें निकाली थी कि जो जो टाइप्स के क्वेश्चन है जिनमें मुझे दिक्कत होती है उन क्वेश्चन को मैंने अलग से निकाल के रखा है कि भाई ये क्वेश्चन में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन क्वेश्चन में मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और हाँ, ये प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मुझे आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करनी है। अभी जैसे कि एसबीपीओ का एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम तो इतना अच्छा नहीं गया, बट ऐसा नहीं है कि सबका एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं इनका एग्जाम अच्छा भी गया और एग्जाम अच्छा ना भी गया हो तो यार आईपीएस पीओ तो आ रहा है ना। आईपीएस पीओ के बाद फिर आप डिस्क्रिप्टिव की तो तैयारी करोगे ही करोगे। मैंने जहाँ तक देखा है कि यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी एस्पिरेंट्स जो है डिस्क्रिप्टिव के बारे में नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि मैंने काफी सारे एस्पिरेंट्स से तो ये भी सुना है, वो ये बोलते हैं कि कुछ तो हमारे लिए पर्सनल छोड़ दो, कुछ तो हमारे लिए ऐसा छोड़ो जिसको हम खुद अपने लिए प्रिपेयर करें इस कॉम्पिटिशन से अलग। क्योंकि अगर देखा जाए तो आसपास में हम सब कॉम्पिटिशन ही तो है, मतलब सब लोग एक दूसरे की कॉम्पिटिशन है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में बता देता हूँ। स्मार्ट कीटा ने अभी एक डिस्क्रिप्टिव पास लॉन्च किया है जो कि ओनली ऑन 299 रुपीज का है। इस पास के जो बेनिफिट्स है वो आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सारी बैंक एग्जाम्स के लिए जिसमें डिस्क्रिप्टिव आता है, एसबीआई पीओ, यूपीएस पीओ और भी एलआईसी के जितने भी एग्जाम्स है सबके लिए
इसी के साथ इसमें आपको एक रीटेक भी मिलता है, और इस पास में 300 से प्लस डिस्क्रिप्टिव के मॉक है, तो आराम से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो फटाफट से अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना चाहते हो तो स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पे जाओ और इस पास को फटाफट से ग्रैब कर लो, और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो फेस्ट25 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, फटाफट से उस पर क्लिक करो और जाके डिस्क्रिप्टिव के बैच को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई भी दिक्कत ना आए। ऑलमोस्ट 300 से प्लस अगर आप मॉक दोगे डिस्क्रिप्टिव के तो ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। इसी के साथ अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। उसका रीजन ये कि रीजनिंग मेरे को अच्छा लगता है, और जब अच्छे मूड से आप क्वेश्चन बनाते हो तो डेफिनेटली फिर आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छी जाती है। रीजनिंग बात करी जाए तो आज लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट था, बाई डायरेक्शनल था, मिसलेनियस में 3 क्वेश्चंस थे, और जो आपके नंबर सीरीज वाले होते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है वो, और ईयर बेस्ड पजल था एक, और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था। ऑर्डर रैंकिंग सॉरी मुझ पे बनती नहीं है बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता है क्लास देखनी पड़ेगी। ऑर्डर रैंकिंग बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। सिलॉक्स बन गए थे मुझे, डायरेक्शन भी बन गया था, और स्क्वायर बिट्स सेटिंग अरेंजमेंट था, इसी के साथ मंथ प्लस डेट का पजल था एक, ठीक है। ये इतना काम था, और इसमें जो है इसी के साथ हम लोग बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में बार ग्राफ की डीआई थी, और एक थी आपकी लाइन ग्राफ की। केसलेट थी, केसलेट मुझसे बनी नहीं थी, बार ग्राफ लाइन ग्राफ बन गया था। इसी के साथ रेशियो का क्वेश्चन था, और ट्रेन का था, मिक्सचर का था, इसी के साथ और फिर अप्रोक्सीमेशन था और क्वाड्रेटिक था, ठीक है। इतना करने के बाद मैं बताऊँ रीजनिंग। रीजनिंग में एरर थे 5, और वोकैबुलरी आइडेंटिफाई एंटोनियम्स था। इसी के साथ आरसी तो था ही हमारा, पैराजम्बल था एक, और एक वर्ड स्वैप था, इसी के साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। इतना आज मैंने जो पीडीएफ सॉल्व करी थी उसमें कंटेंट था, और इसी के साथ मैंने ऐसी 2 पीडीएफ सॉल्व करी थी, और इसको सॉल्व करने का केवल एक ही रीजन था कि मैं 1% रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% नहीं चाहता कि भाई प्रैक्टिस की वजह से मेरी स्पीड ना आए। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी तीनों सब्जेक्ट की बैक टू बैक प्रैक्टिस कर ली है, उसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज हमने प्रैक्टिस करें। इसी के साथ अब मैं पैराजम्बल लेके बैठ रहा हूँ। पैराजम्बल आपको पता ही है कि इंग्लिश के लिए मेरी पूरी डिपेंडेंसी निविशा मैम के ऊपर है, और क्वांट्स के लिए कौशिक सर पे है, और रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग के लिए मेरी संजय सर और सौरभ सर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रखता हूँ मैं। इसी के साथ अब जो है मैं इसी के साथ अब सबसे पहले पैराजम्बल की क्लास लेता हूँ, और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा, और फुल लेंथ मॉक, या फिर ऐसा कर लेता हूँ इस क्लास को बाद में करूँगा, पहले फुल लेंथ मॉक ही लगा लेता हूँ, ठीक है। एक फुल लेंथ मॉक लगाते हैं, उसके बाद इस क्लास को करेंगे। उसके बाद फिर मेरी टू डू में क्या क्या बच जाएगा, एक रीजनिंग की क्लास और स्मार्ट कीड़ा की सीए की पीडीएफ, बस 2 ही चीज़ बच जाएंगी। वैसे मैंने बहुत छोटी टू डू लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले एक फुल लेंथ मॉक देते हैं, फुल लेंथ मॉक भी स्मार्ट कीड़ा से ही दूंगा मैं। तो फटाफट से फुल लेंथ मॉक देते हैं, और उसके बाद फिर पैराजम्बल करते हैं, और उसके बाद ब्लॉग को एंड कर देंगे। और ब्लॉग ये बहुत छोटा रहेगा, मतलब इसमें केवल बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी कर रहा हूँ वही दूंगा। वैसे आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग जो है अच्छे खासे 12-13 मिनट के जाते थे, बट अभी इतना टाइम नहीं है, आपको पता 20 डेज बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं लॉन्ग ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो फटाफट से मॉक टेस्ट देते हैं, और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अब हम लोग मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादातर मैं स्मार्ट कीड़ा से ही लगा रहा हूँ, तो आईपीएस ओपीओ ओपन कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले जो 5 मॉक टेस्ट है, वो शायद 6 हैं, वो तो आपके एग्जाम बेस्ड हैं, प्रॉपर एग्जाम पैटर्न पे। भाई मैं शुरुआत करूंगा एकदम इजी लेवल से, क्योंकि मेरे को एकदम एग्जाम पैटर्न पे नहीं जाना, पता चला वहाँ से मेरी एकदम खाल उधेड़ दी जाए वो मॉक टेस्ट के थ्रू। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करता हूँ, और इजी वाला ये जो मॉक है, इसी मॉक टेस्ट से स्टार्ट करूंगा, और इसके बाद फिर धीरे धीरे मॉडरेट और डिफिकल्ट, और फिर एग्जाम पैटर्न वाले पे जाएंगे। क्योंकि एकदम से अगर ऐसे उठा लेता हूँ ना मैं मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट, तो वैसे ही लग जाएंगे यार। वैसे भी अभी इतना अच्छा स्कोर तो है नहीं वैसे भी, और स्पीड तो वैसे भी आ नहीं रही इतनी खास, तो क्या ही करूँगा। हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, अब जब मैंने ये मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था भाई, इसमें केवल नाम का ईजी था ये। मैं इस मॉक टेस्ट का ना 1 मिनट आपको बता देता हूँ नंबर, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट का नंबर बताता हूँ, और इस मॉक टेस्ट को ना आप लगा के देखना एक बार। हो सकता है शायद मेरे को टफ लग रहा हो, उतना टफ ना हो, मैं कुछ चीज़ों को गलत कर गया था, इसलिए मैं बताता हूँ। ये है मॉक टेस्ट नंबर 6, ठीक है। इसमें भाई कांड क्या हुआ, इसमें रीजनिंग जैसे ही मैंने खोला तो एक सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें कि वेरिएबल के साथ था। भाई वो इतना गंदा फंसा मुझसे, मैंने उसमें 2 कंडीशन बनाई, और 2 कंडीशन सेम पैटर्न पे बना रहा हूँ, मतलब कि सेम ही कंडीशन दोनों कंडीशंस में रख दे रहा हूँ। भाई उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद सेकंड एक पजल था, ईयर बेस्ड पजल था, वो मेरे से बना था, बस उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। क्वांट्स की बात करें जाए तो क्वांट्स में एक डीआई बनी थी, दूसरी डीआई भाई बनी ही नहीं। रीजन ये था वो रेशियो बेस्ड डीआई थी, मुझे अजीब सी लगी थी वो। तो शायद हो सकता है कि टाइमर के प्रेशर की वजह से अजीब से लगी थी, बाद में करूंगा तो हो सकता है बाद में बन जाए। और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में देखो आरसी बन जा रहा है, पैरा बन जा रहा है, और क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा है। रीजन ये वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं, इसलिए नहीं बन रहा है। बाकी एरर के क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि गलत हो जाते हैं, बस ये सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है इस टाइम पे। और इसी के साथ मॉक टेस्ट को कर दिया एंड। और मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो भाई मॉक टेस्ट जो है, कहने को तो इजी मॉक टेस्ट था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा सबसे डिफिकल्ट मॉक टेस्ट गया है ये। बट कोई बात नहीं, आज से अभी 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, और डेली अगर इतना इसमें एनालिसिस करूंगा, डेली काम करूंगा, तो डेफिनेटली इस मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे आएंगे, और वो नंबर आपको दिखाने लायक तो डेफिनेटली होंगे, ठीक है। इसी के साथ अब इंग्लिश लेके बैठते हैं। इंग्लिश में पैराजम्बली क्लास करी थी, और पैराजम्बली क्लास में ऑलमोस्ट आज मैम ने कराए थे
6 पैराजंबल। 6 पैराजंबल में मैं क्या कर रहा था, मैं सारे सीक्वेंस तो बना लेता लेकिन बीच में कोई ना कोई एक सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता था। मतलब जैसे मान लो किसी का है RQST इस तरीके से है, ठीक है, और उसका जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है TUVRS, ठीक है, तो मैं बीच में या फिर तो VR कर दे रहा हूँ या फिर SR कर, मतलब एक पॉइंट में उल्टा कर दे रहा हूँ। तो ये अभी दिक्कत है। मैम ने भी बोला था कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग मतलब ये है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है, कोई नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर तुमने अभी तक नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो, ठीक है। इसी के साथ पैराजम्बली क्लास को करते हैं डन। और पैराजम्बल की क्लास मैंने डन कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा पैराजम्बल में और टाइम देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एक एक दिन में दो दो क्लासेस करना स्टार्ट कर दूँ। क्लासेस में क्या देखो, अब ये मत सोचा क्लासेस से क्या, क्लासेस में प्रोफेशनल क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो एक क्लास में अगर 5 से 6 पैराजम्बल हो रहे थे, दो क्लासेस करूंगा तो 10 से 12 पैराजम्बल्स अगर मैं डेली कर रहा हूँ तो फिर मेरी स्पीड अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि अभी मैं जो टाइमर के साथ जो पीडीएफ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट पैराजम्बल मेरे ठीक ठाक बन रहे हैं। और इंग्लिश में बात करी जाए तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट मेरे 20 मार्क्स बन रहे हैं अब, और क्वांट्स में भी 15 मार्क्स बन रहे हैं। रीजनिंग की बात करी जाए तो उसमें अगर पजल में मैं स्टक हो जाता हूँ, अगर मैं ईगो पे ले जाता हूँ तो मेरे केवल 20 मार्क्स के ले जाते हैं, बट अगर नहीं स्टक होता हूँ तो मैं 28 तक बना के ले जा रहा हूँ। इतना अच्छा निकल रहा है आराम से। अब देखते हैं भाई ये कब तक और कैसा रहता है। इसी के साथ अब केवल हमारे पास दो काम बचे हुए हैं। सबसे पहला काम ये है कि एक मेंस की क्लास ले लेनी है, और मेंस की क्लास के बाद फिर जो है सीए की पीडीएफ रिवीजन कर लेता हूँ। सीए रिवीजन अभी मैं स्टार्ट इसलिए कर दिया, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अभी से हैबिट नहीं डालोगे ना रिवीजन की, तो फिर आप जब एट द एंड जब रिवीजन करने बैठोगे मेंस के टाइम में तो आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी, आपकी सेटिंग ही बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं यही बोलता हूँ कि अभी से रिवीजन की हैबिट डालो। और मैं जो करंट अफेयर्स हूँ अप्रैल से लेके चल रहा हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई, बस 4 मंथ्स के लेके चलूंगा। तो मैं वीकली पीडीएफ उठा रहा हूँ, वीकली पीडीएफ से डेली रिवीजन मार रहा हूँ उनका। तो फटाफट से क्लास करते हैं और करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। अगर मेंस की क्लास करी जाए ना तो मेंस की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस में मेरा अगर किसी चीज़ में टेंशन है तो मेरे को बिल्कुल क्वांट्स में टेंशन है भाई। रीजनिंग इंग्लिश में बिल्कुल टेंशन नहीं है। मतलब टेंशन इसलिए नहीं है कि वो मेरे को आता है, टेंशन इसलिए कि वो मैं कर ले जाऊँगा, मुझे पता है। क्वांट्स में मेरे को पता है कि वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे मतलब सबसे अगर गंदा सब्जेक्ट है तो मेरा यही है सबसे गंदा सब्जेक्ट। और मैं सच बता रहा हूँ इसके ऊपर तो मैं कभी कोई सजेशन नहीं दूंगा भाई। इसमें तो सिंपल ये है कि जैसे भी होता है एनी हाउ बस इसको खत्म करो। इसमें से मार्क्स इतने निकाल लो कि सेक्शनल निकल जाए, बात खत्म, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं तो प्रॉपर अपनी हमेशा एक स्ट्रैटेजी बना के चली कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन उठाना है, इससे मेरा सेक्शन निकल जाएगा, बात खत्म। कभी मैंने इसमें ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को इसमें धुरंधर बनना है या मेरे को इसमें मान लो 35 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ना 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 ना। एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बात खत्म। और ये स्ट्रैटेजी कहाँ बनती है मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। एक स्ट्रैटेजी होती है जो आप घर बैठ के बनाते हो, एक स्ट्रैटेजी होती है जो आप रियल एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ बनाते हो। वहाँ कैसे बनती है, जैसे जो आज सेक्शन आपका पहले खुला, मान लो इंग्लिश खुला, इंग्लिश में अगर आपने 20 अटेम्प्ट कर लिए और रीजनिंग उसके बाद खुला, उसमें अगर आपने 25 कर लिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी तुरंत बनेगी कि भाई मेरे को एटलीस्ट इस कट ऑफ के इतना पास तो मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है। तो दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, हमेशा अपने लिए भी ध्यान रखना कि हमेशा दो तरीके की लेके चलना भाई, कि यहाँ पे इतना बन रहा है और वहाँ पे इतना बनेगा। इसी के साथ अब सीए मॉक ड्रिल कर लेते हैं और उसके बाद इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। तो ऑलमोस्ट मैंने क्लास भी डन कर लिया और करंट अफेयर्स की भी रिवीजन डन कर लिया। इसी के साथ मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। देखो ये रही मेरी टू डू लिस्ट, और इसी के साथ ये रही मेरी स्टॉप वॉच, और इसको अपन कर देते हैं बंद, क्योंकि ऑलमोस्ट तो इतना टाइम मैंने निकाला है। तो इतना टाइम मैंने निकाला और कोशिश मेरी ये है कि मुझे इससे ज़्यादा टाइम निकालना है। अब इससे ज़्यादा टाइम कैसे निकलता है वो तो देखो पता चले। जितना अब सिटिंग स्टार्ट हो गई है तो ठीक ठाक बैठना भी शुरू कर दिया मैंने। अगर आज इतनी देर बैठा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे इसको बढ़ा भी दूंगा, टेंशन मत लो। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे आपको फिर से बतानी है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए स्मार्ट कीड़ा का जो डिस्क्रिप्टिव पास है उसको परचेज कर लेना, और उसको कूपन कोड यूज़ कर लेना, PES25 मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। इसी के साथ अगर कोई ये सोचता है कि उसे दिन में 2 मॉक देने चाहिए तो यार 2 मॉक अभी मत दो। 10 या 11 अगस्त में आप सब दिन में 2 मॉक देना स्टार्ट कर देना, उनका एनालिसिस भी स्टार्ट कर देना। और इस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई पीईओ का जो एग्जाम जिस हिसाब से गया है तो उसके बाद अब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मेरे ये एक तरीके से मेरी लड़ाई हुई है कि भाई दिखाना है अब अपने लिए, मतलब अपने आप को दिखाना है, किसी और को नहीं। किसी और को तो मैं देखता भी नहीं हूँ, अपने को दिखाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।